20 मई 2026 अभी आईपीएल चल ही रहा था कि इंडियन टी20 टीम के नए कप्तान को लेकर के बहस तेज हो गई और फिर गौतम गंभीर की मर्जी के खिलाफ जाकर अय्यर कप्तान बनते हैं। और आज आप इस चीज का नतीजा देख रहे हैं। दोनों के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है जिसका असर टीम की परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। भारत को टी20 खेलते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा दौर आज तक कभी नहीं आया जब हम लगातार 6 टी20 मैच नहीं जीत पाए थे। अभी और भी बुरा दौर आना बाकी है, बेइज्जत होना बाकी है। कभी 76 पर ऑल आउट होकर बैटिंग को क्रिटिसाइज करना, तो कभी 9 विकेट से हारकर बॉलिंग को आड़े हाथों लेना। आखिर भारतीय टीम का मेन इशू है क्या? क्या हमारी बैटिंग इतनी कमजोर हो गई है कि 200 रन चेज करने के चक्कर में 76 पर आउट हो जाएं? या फिर बिना बुमराह के हमारी गेंदबाजी की ये हालत है कि हम छोटे स्कोर भी डिफेंड नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। एक तरफ फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां छोटी छोटी टीमों ने बड़े बड़े दिग्गजों को एक अदद मैच जीतने के लिए नाको चने चबवा दिए, और एक तरफ टी20 वर्ल्ड चैंपियन इंडियन टीम है जो एक ही टेम्पलेट से खेले जा रही है, हारे जा रही है, खेले जा रही, फिर हारे जा रही। बदलाव नाम की कोई चीज नहीं है और न ही कोई गुंजाइश है। हालत इस कदर तक खराब है कि जो खिलाड़ी चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो न केवल करंट टीम से ड्रॉप है बल्कि आने वाले टूर से भी ड्रॉप है। कोच और कप्तान की आपस में बनती नहीं है। बहाने दिए जा रहे हैं कि टीम जो है बदलाव से गुजर रही है, लेकिन ये कौन सा बदलाव जिसमें लगभग 85% वही प्लेयर खेल रहे हैं जो पिछले 2 साल से टीम का हिस्सा है। आज इंग्लैंड से 2 टी20 मैच हारने के बाद मैं 6 ऐसी वजह ढूंढ करके लाया हूँ जिसे अगर आप सुनेंगे तो सर पकड़ करके बैठ जाएंगे कि आखिर हमारी टीम को हुआ क्या है। और हर एक वजह के पीछे आपको गौती भाई नजर आएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और एनालाइज कीजिए और फील कीजिए कैसा लगता है जब एक वर्ल्ड चैंपियन टीम इस कदर बुरे दौर से गुजरती। पहली और जो ऑब्वियस वजह है जिसे गंभीर ने ही शुरू किया है वो है रीसेट फेज। 76 पर ऑल आउट होने के बाद भी दूसरे टी20 में गौतम गंभीर अपनी अल्ट्रा अग्रेसिव फिलॉसफी से पीछे हटते नहीं दिखे। लेकिन दिक्कत सिर्फ एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हर पिच, हर मैच और हर सिचुएशन में वही एक तरीका अपनाया जाए। उनका पूरा टेम्पलेट देखकर ऐसा लगता है कि पावर प्ले मिला नहीं कि बस अटैक शुरू कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए तो उसके बाद पारी को कौन संभालेगा? इस टीम में कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड एंकर भी नहीं है जो मुश्किल वक्त में इनिंग्स को कंट्रोल कर सके। दूसरा टी20 देख लीजिए, सिर्फ 202 रन का टारगेट था, लेकिन शुरुआत से ऐसा लगा जैसे बल्लेबाजों ने पिच और कंडीशंस को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। वैभव का डेब्यू सीरीज है, लेकिन उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएगा कौन? उनके पापा मम्मी या फिर इंडियन टीम मैनेजमेंट? अटैक करने और स्लॉग करने के बीच में एक महीन रेखा होती। वैभव स्लॉगिंग वाले जोन में ही अटके हुए हैं जब पिच साफ बता रही थी कि पहले नई गेंद थोड़ा सावधानी के साथ निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमारे आईपीएल सुपरस्टार लगातार अटैकिंग मोड में ही खेलते रहे। जोश टंग और जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से भारतीय टॉप ऑर्डर को परेशान किया, उसके बाद यही लगा कि शायद उस वक्त टीम को थोड़ा गेम पढ़ने की जरूरत थी। दूसरी वजह है इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में भी स्पिनर्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। इंग्लैंड की इन पिचों पर पेसर्स को अच्छी बाउंड्री और मूवमेंट मिल रही थी, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन देख करके ऐसा लगा कि मैनेजमेंट ने स्पिन पर ज्यादा भरोसा किया। तीसरे टी20 को ही देख लीजिए, अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 49 रन दिए, चक्रवर्ती ने 3 ओवर में 35 रन। और ब्रिस्टल में तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। हमको 158 डिफेंड करने थे। उसी दौरान श्रेयस अय्यर ने सुंदर को अटैक पर लगाया। सामने हैरी ब्रूक थे जिन्होंने इसी ओवर में 19 रन बटोर ली। जिस पिच पर स्पिनर्स को कोई खास मदद नहीं मिल रही थी, वहां लगातार उन्हीं पर भरोसा करना सवाल जरूर खड़े करता है। सुंदर से याद आया, भाई ये आदमी टीम में कर क्या रहा है? इनको टेस्ट में डालिए, इनके साथ साथ प्रसिद्ध को भी। अब हर्षित भाई ने तो चलिए गौतम के साथ रूम शेयर किया है, मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किया है केकेआर में, इसलिए वो खेलते आ रहा है। लेकिन ये दोनों, इन्होंने गौतम भाई के साथ ऐसा क्या शेयर किया है कि दोनों की कहीं न कहीं से टीम में एंट्री हो ही जाती। तीसरी वजह तो खास है क्योंकि इसमें पैराशूट कप्तान की डिफेंसिव अप्रोच और उनकी अपने ही कोच से अनबन की बात शामिल है। कल वाला टी20 याद कीजिए, भारत के पास डिफेंड करने के लिए सिर्फ 159 रन थे। वैसे स्कोर पर शुरुआत में विकेट निकालना सबसे जरूरी होता है। स्लिप लगती है, कैचिंग पोजीशन बनती है ताकि सामने वाले बल्लेबाज पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने कुछ शुरुआती बाउंड्री लगाई, भारत की फील्ड सेटिंग अचानक काफी डिफेंसिव दिखने लगी। हैरी ब्रूक ने 79 रन बनाए और फिल सॉल्ट ने 59। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि फील्ड काफी जल्दी बाउंड्री लाइन पर चली गई। इसकी वजह थी गौतम की प्लानिंग। और ये कोई पहली बार नहीं है जब गौतम गंभीर सामने वाली टीम को
ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। यह चीज उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ भी की, अब इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी की थी। ओवर एस्टिमेट करने का मतलब यह है कि गौतम को लगता है कि सामने वाली टीम पर अटैकिंग फील्ड से ज्यादा उनको अगर हम सिंगल डबल करवाते रहे तो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ आड़ा तिरछा शॉट मारकर आउट हो सकते हैं। लेकिन अपने कप्तान साहब को इस तरह की फील्डिंग पसंद नहीं है, वो हमेशा अटैक के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या दबाव है कप्तान पर कि उनको फाइनली अपने कोच की ही बात माननी पड़ती। और यार गौतम गंभीर का क्या मसला है, जब से वो कोच बने हैं उनका किसी न किसी प्लेयर से फट्टा पड़ता ही है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, मोहम्मद शमी हो, अश्विन हो, सूर्य कुमार यादव हो या फिर हार्दिक पांड्या और अब श्रेयस अय्यर। तो आखिर क्यों गौतम गंभीर के कोच बनते ही उनके और प्लेयर्स के बीच में डिफरेंट आते हैं, इस पर एक वीडियो हम 2 दिन में लाने वाले हैं। उसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे गौतम गंभीर के रवैये के बारे में, उनकी कोचिंग के बारे में। और चौथी वजह है सिलेक्शन कॉल्स। इस पर तो अश्विन ने भी अपने YouTube चैनल पर टीम मैनेजमेंट से सवाल पूछे थे। उनका सीधा सवाल था, अगर 3 मैचों के बाद खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा तो फिर किसी खिलाड़ी को खुद को साबित करने का मौका कब मिलेगा। इसी बहस के बीच संजू सैमसन का नाम सबसे ज्यादा सामने है। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद उनसे शुरुआती 3 पारियों में 5-0 और 1 रन बने। उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ कुछ यंग खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलते रहे। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स और फैंस ने सिलेक्शन की निरंतरता पर सवाल उठाए। मुद्दा ये नहीं है कि किसे खिलाया गया और किसे नहीं, असली सवाल यह है कि क्या हर खिलाड़ी के लिए एक जैसा मापदंड अपनाया गया। अगर टीम के अंदर खिलाड़ियों को ये महसूस होने लगे कि अलग अलग खिलाड़ियों के लिए अलग नियम है, तो उसका असर ड्रेसिंग रूम के माहौल पर भी पड़ सकता है। फिर खिलाड़ी टीम के लिए कम और अपनी जगह बचाने के लिए ज्यादा खेलने लगते हैं। गंभीर जो कभी सैमसन को कप्तान देखना चाहते थे, कहते हैं कि संजू को जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर नहीं किया गया बल्कि उनको रेस्ट दिया गया। तो भाई आपने उनको इंग्लैंड सीरीज में पूरा खिलाया ही नहीं है, तो भाई वो कौन सा रेस्ट ले रहे हैं। रिपोर्ट ये निकल कर के आ रही है कि अय्यर इंग्लैंड सीरीज में नहीं बल्कि जिम्बाब्वे सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करवाना चाहते थे ताकि उनको एक एजी सरफेस मिल सके। लेकिन गौतम गंभीर ने वैभव के साथ ही आगे जाने का फैसला किया और इसी चक्कर में एक खिलाड़ी की बलि देनी पड़ी। वो है संजू सैमसन। यानी न कप्तान और न कोच, दोनों सेम पेज पर नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस रहे हैं। 2018 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ में खेलने से लेकर कोलकाता के आईपीएल जीतने तक, और अब ये चीज यहाँ पर भी नजर आ रही है। 5वीं वजह है ऊटपटांग बॉलिंग चेंजेस। पिछले 2 मैचों में कई मौकों पर ऐसा लगा कि गेंदबाजों का इस्तेमाल मैच के फ्लो के हिसाब से नहीं हो रहा था। ट्रेंट ब्रिज वाले मुकाबले यानी तीसरे T20 में प्रिंस यादव ने पहले जोस बटलर को शानदार यॉर्कर पर आउट किया और फिर हैरी ब्रूक का भी विकेट लिया, यानी मैच पूरी तरह भारत की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन उसी समय उन्हें अटैक से हटा लिया गया। एक्सपर्ट्स ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए कि जब कोई गेंदबाज लगातार विकेट निकाल रहा हो तो उसकी लय क्यों तोड़ी जाए। हर्षित राणा के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर विकेट लेकर मैच में जान डाल दी, लेकिन अगले ओवर में उन्हें गेंद नहीं दी गई। जब तक वो दोबारा अटैक पर लौटे तब तक बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। यहीं पर तो कप्तान की असली परीक्षा होती है, कौन सा गेंदबाज किस बल्लेबाज के सामने और किस समय गेंदबाजी करेगा। कई बार वही फैसला मैच का रुख तय कर देता है। यानी कप्तान साहब को बाकी गेंदबाजों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपने विकेट टेकिंग बॉलर्स को आखिर तक बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेलती है उस हिसाब से तो मैच आखिरी ओवर तक जाने वाला नहीं होता। तो अब जरा बैटिंग की भी बात कर लेते हैं। 76 रन पर ऑल आउट होना किसी भी टीम के लिए चिंता की बात है। जब शुरुआत में 52 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे तब उम्मीद थी कि मिडिल ऑर्डर थोड़ा समय लेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा और टीम को रिस्पेक्टेड टोटल तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हुए, तिलक वर्मा भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और शिवम दुबे भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। पूरी बल्लेबाजी एक के बाद एक बखरती चली गई। इसी दौरान कमेंट्री में दिनेश कार्तिक ने भी एक दिलचस्प सवाल उठाया। उन्होंने हैरानी जताई कि जब टीम मुश्किल में थी तब हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। उस फैसले पर भी काफी बहस हुई। सबसे बड़ी परेशानी शायद यही रही कि जब शुरुआती आक्रामक रणनीति काम नहीं आई तो उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी तैयार ही नहीं था। और इस पूरे सीरीज का सबसे बड़ा सबक भी है, वो ये कि सिर्फ एग्रेसिव सोच से मैच नहीं जीते जाते। सिचुएशंस के हिसाब से स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती और जो टीम जितनी जल्दी मैच की परिस्थितियों को पढ़ लेती है जीत के उतने ही करीब पहुंचती है। और इन 6 वजहों को हम कितने वीडियो से पॉइंट आउट कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि ये सब किसी की नजर में नहीं आ रहा होगा। सभी को पता है कि टीम में क्या चल रहा है। कप्तान और कोच दोनों का ईगो आपस में टकरा रहा है और नुकसान हमारी टीम का हो रहा है। तो अब आगे पता नहीं क्या होगा। अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।